Hello everyone. My name is Vaibhav Tiwade. I am from Triple IT Sri City. Currently, I am pursuing my BTech and I am in second year and my branch is Computer Science. तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। जो आज है हमारा ग्रेविटेशन, वो आज हम उसके एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले। तो ये जो है काफी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम और जी जो है अपनी उसके हिसाब से इससे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये लगभग लगभग जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसके जैसा सिमिलर है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है लगभग सिमिलर है, बस जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस का इधर उधर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन से। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। ओके। तो मेरा क्या रहता है एमसीक्यू में, हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन को देखेंगे कि करेक्ट वाला क्यों करेक्ट है और इनकरेक्ट वाला क्यों इनकरेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द अर्थ इज एन अप्रोक्सीमेट स्फीयर if the interior contain matter which is not the same density everywhere, then on the surface of the earth the acceleration due to gravity। तो ये बोल रहा है जो अर्थ है वो उसको हम लोग को कंसिडर करना है कि इट इज एन स्फीयर, मतलब सर्कल, 3D सर्कल, है ना। इफ द इंटीरियर कंटेन मैटर विच इज नॉट द सेम डेंसिटी एवरीवेयर, मतलब इसके अंदर कोई जो मैटर है उसका जो है डेंसिटी जो है सेम नहीं है एवरीवेयर। ओके। देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो अपना ग्रेविटी है यहाँ पे कितना होता है नॉर्मली जी इक्वल टू 10। तो बोल रहा है अर्थ है इसके अंदर जो मैटर है उसका डेंसिटी वेरी कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसकी ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑन दिस सर्फेस, ओके। तो ये बोल रहा है कि अपने को ये पता होता है कि जो G इज इक्वल टू 0 वेयर एट द सेंटर। ये सबको पता है कि G इक्वल टू 0 होता है सेंटर पे। इफ वी अस्यूम द अर्थ एज द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, अर्थ इस डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। ओके। तो क्या होता है कि इसका जो वो है क्या ग्रेविटी इज नेवर इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज क्योंकि ये पॉइंट मास है और इसके बीच में कुछ रेडियस भी है। तो इसका जो ग्रेविटी होगा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इज नेवर 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अगर से ये जो है अपन ने इसको ऐसे यूनिफॉर्म माना और यूनिफॉर्म माना तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट मास कर सकते हैं, है ना, जो कि इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो ऑन द सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांट बी 0 एट एनी पॉइंट, ये अपने को पता है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी, कांट बी 0 एट एनी पॉइंट। ओके। अब चलते हैं 8.2 पे। इट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू मूव इन एन अप्रोक्सीमेट सोलर सॉरी अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लेनेट लाइक मरकरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ दिस वुड बी। मतलब ये हो रहा है जब हम अर्थ पे बैठ के सन को देखते हैं तो हमको लग रहा है कि सन हमारे आजू बाजू रोटेट कर रहा है ऑन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। तो ये हो रहा है कि जब हम अर्थ पे बैठ के किसी अनदर प्लेनेट के मोशन को देखेंगे जैसे मरकरी हो गया तो हमको कैसे दिखेगा। तो क्या होता है, जो अर्थ और सन का जो रिलेशन होता है, अर्थ हम के अराउंड हमको सन घूमते हुए क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है अपनी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है रियल में। तो हमको ऐसे लगता है कि जो हमारा अर्थ है वो फिक्स्ड है और जो अपना सन है वो मूव कर रहा है। बट जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग हैं, वो हम लोग कहाँ पे, अर्थ के ऊपर है। तो हम लोग के लिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है अर्थ की क्या हो जाएगी, 0। तो इस वजह से हमको क्या लगता है कि जो अपना सन है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ओके। तो अब बात आती है मरकरी की। ओके। तो मरकरी का क्या है कि जो अपना अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हमको लग रहा था कि जो है सन जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है। बट मरकरी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, नहीं, क्योंकि मरकरी के ऊपर भी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम लोग को जो है वो हमारे अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, नॉट बी ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मरकरी इज ड्यू टू सन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3।
Okay. Different points on Earth are slightly different distances from the Sun and hence experiment different forces due to gravitation. So, all right, different points on Earth are at slightly different distance from the Sun and hence experience different forces due to gravitation. For a rigid body, we know that if various forces act at various points in it, the resultant motion is as if a net force acts on it, the center of mass, causing translation, and net torque at the center of mass, causing rotation around an axis through the circular motion. For the Earth Sun system, approximating the Earth as a uniform density sphere. ये बोल रहा है कि ये सन है, इसका हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ को थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि अर्थ सन से जो है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो अलग अलग है, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर अपना जो है फोर्स अलग अलग लगना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये कमेंट करने बोल रहा है, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा वो पूछने वाला है, जैसे टॉर्क की जीरो, तो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर कमेंट करने बोल रहा है। ओके, तो जो अपने को पता है कि जो अपनी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका जो पाथ है वो जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्यों कर रही है, क्यों ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड अर्थ, इसके कारण वो रिवॉल्व कर रही है। व्हेन वी कंसिडर द अर्थ सन एज अ सिंगल सिस्टम, मतलब जब हम इसको फ्रेम ऑफ पूरा एक फ्रेम मान ले, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, और जो अपना अर्थ है इसको हम यूनिफॉर्म डेंसिटी का कोई स्फीयर मान ले, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहीं पे इसका पूरा जो है मास है। ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ विल बी, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इंटू ये वाले इसके डायरेक्शन। ओके, तो एफ क्रॉस आर हो जाएगा। ठीक है, अपने को ये पता है, तो आर क्रॉस एफ, जब एफ भी इसी डायरेक्शन में है और आर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एफ क्रॉस आर क्या हो जाएगा, ये भी जीरो। सो नेट टॉर्क विल बी, नेट टॉर्क विल बी जीरो। ओके, तो ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया। जो अपना नेट टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने जो है इसको एक स्पीयर मान लिया यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो हमने इसको पॉइंट मास कंसिडर कर लिया, और पॉइंट मास के बाद जो इसका फोर्स का डायरेक्शन और इसके रोटेशन रेडियली जो इसका डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम है, तो दैट्स व्हाई sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब चलते 8.4, सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ। ठीक है, जो सैटेलाइट जो अपनी ये अर्थ है इसके आजू बाजू सैटेलाइट मूव कर रही है। ओके, तो इनकी जो लाइफ है वो फाइनाइट है। ठीक है, समटाइम्स डेब्रिस द सैटेलाइट फॉल टू द अर्थ, दिस इज बिकॉज, ये बोल रहा है कि सैटेलाइट जो है जब तक कि उसकी लाइफ ओके, उसके बाद जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाती है। तो ये पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है, बोल रहा है कि उसका जो रीजन है इसके सैटेलाइट के अर्थ पे गिरने का रीजन पूछा है। ओके, तो अपने को पता है कि जब तक का सैटेलाइट लिविंग है, मतलब उसका जब तक लाइफ चल रहा है, तो लाइफ जब चल रहा है तो वो धीरे धीरे रोटेट कर लिए, पर धीरे धीरे जो है उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स होता है, ये इसके ऊपर विस्कस फोर्स इसके ऊपर लगता है, मतलब ये सैटेलाइट है इसके ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट कभी नहीं करता। ओके, तो ये जो अर्थ होता है इसके ऊपर, जैसे सैटेलाइट ये रहा पहला इसका रोटेशन, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे होता है स्पाइरल टाइप का उसका जो होता है रोटेशन होता है। तो एक टाइम आता है जब जो अर्थ का जो उसका ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स होता है बढ़ जाता है, तो दैट्स वाई जो अपनी सैटेलाइट होती है वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाती है। तो इसका आंसर होगा द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रिडिक्ट्स ट्रैजेक्टरी स्पाइरलिंग इनवॉल्व द विस्कस फोर्स कॉसिंग द स्पीड ऑफ, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर सी, कि जो एक फोर्स होता है जो स्पीड ऑफ लाइट को रोकता है, तो जिसकी वजह से हाइट जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, तो इसी को बोलते हैं स्पाइरल मोशन। ओके, तो 8.4 का आंसर हो जाएगा सी वाला। तो अब चलते 8.5 पे, बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स of the sun as observed from the sun the orbit of the moon। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो अपना सन है, ठीक है,
इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो अर्थ के ऊपर भी लग रहा है और मून के ऊपर भी लग रहा है, ठीक है। तो ये बोला कि जब हम सन के ऊपर रह के ऑर्बिट ऑफ मून को चेक करेंगे तो वो हमको कैसे नजर आएगा। ओके, तो ये होगा सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इलिप्टिकल। तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि जो मून है इसके ऊपर सन का तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसका जो है इलिप्टिकल तो नहीं होगा। ये अब ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट अ सेंटर। तो जैसे कि हमने बोला कि इसका जो है टोटल ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ भी है और ड्यू टू सन भी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल। ओके, अब चलते हैं 8.6 पे। इन आवर सोलर सिस्टम द इंटरप्लैनेटरी रीजन हैज चंक्स ऑफ मैटर, ठीक है। बोल रहे कि अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे जो है मैटर पड़े हुए हैं, मच स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट से बहुत छोटे साइज के जो मैटर है इधर उधर घूम रहे हैं इन सोलर सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड। तो ये जो अपने स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है और इनके ऊपर कमेंट करना है। ओके, तो पहला, विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉलर मासेस कंपेयर टू सन। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। उसका कुछ भी मास हो, छोटे से छोटा भी मास क्यों ना हो, तो सन का उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा और वो जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। कोई भी मैटर हो इन द सोलर सिस्टम, उसको जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अफेक्ट करेगा। ओके, विल मूव इन अ इरेगुलर वे बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मासेस एंड विल ड्रिफ्ट अवे इनटू आउटर स्पेस। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो सन है इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर किसी पे इक्वल लगता है, और अपने को पता है पूरा सोलर सिस्टम जो है एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब सारे जो है ऐसे, मतलब एकदम रेगुलर फॉर्म में उसकी जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होगी उसी में मूव करेंगे। जैसे हमारी अर्थ हो गई, सबका ऑर्बिट अलग अलग होगा और सब अपने अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो इरेगुलर वाली बात गलत हो गई। विल मूव अराउंड द सन इन क्लोज ऑर्बिट बट दे नो द वे, केपलर्स लॉ। ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट है, केपलर्स लॉ तो हर किसी को फॉलो करना ही पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज लॉ। विल मूव इन ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स एंड ओबे केपलर्स लॉ, तो ये अपना डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि जैसे हमने बताया कि वो ऑर्बिट में मूव करेगा लाइक अ प्लैनेट एंड ओबे केपलर्स लॉ। तो यहाँ पे 8.6 भी खत्म हो गया। अब चलते 8.7, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। इसमें अपने को पता करने की कौन सा जो ऑप्शन है रॉन्ग है। इनर्शियल मास इज अ मेजर ऑफ डिफिकल्टी, या inertial masses is a measure of difficulty of accelerating a body by an external force, whereas the gravitational mass is relevant in determining the gravitational force on it by an external mass। तो ये तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि जो अपना इनिशियल मास इज मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इनर्शियल क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इनर्शिया इज चेंज इन मोशन, तो यही बता रहा है मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। ये अपना इनर्शिया हो गया, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर बी वाला, दैट द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल एज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो ये भी बात सही है, जो अपना फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शियल फोर्स, तो इसमें तो मास तो इक्वल ही होगा क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो फ्रेम के रेफरेंस में वेरी नहीं करता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब 8 पॉइंट मतलब 7 का सी ऑप्शन, दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज द सेम फॉर ऑल बॉडी ड्यू टू इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मासेस एंड इनर्शियल मासेस। ओके, तो ये जो बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अर्थ ऑन द सेम। तो अपने को पता है कि अर्थ पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी इज इक्वल टू 10 या फिर 9.8 भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो सबके ऊपर सेम ही अप्लाई होती है, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इनर्शियल मास कैन नॉट। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो पहले इनर्शियल मास की अपने को इसके लिए डेफिनेशन पता करनी पड़ी। तो इनर्शियल मास क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ अ मटेरियल बॉडी विच मेजर्स इट्स इनर्शिया, ठीक है।
इनर्शियल मास क्या है, एक ऐसा मास जो इनर्शिया है उसको मेजर करता है। और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू इनर्शियल मास, ये अपने को पता है। तो अपना जो ये दोनों है इक्वल होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है खुद का मास है, वही उनका ग्रेविटेशनल मास होता है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल मास करेगा वही इनर्शियल मास भी करेगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो 8.7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब चलते 8.8 पे। पार्टिकल ऑफ मासेस 2m, m and m are respectively at point A, B and C। तो ये अपना A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। विथ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाँ ठीक है, तो AB अपना जैसे x है, सॉरी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2m, यहाँ पे m, यहाँ पे कैपिटल है। तो ये जब x है, ये 2x है, इतना डिस्टेंस, ओके। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, एट सब्सिक्वेंट टाइम्स बिफोर एनी कॉलिजन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये बोल रहा है, ये एक और लाइन गिवन है कि m इज मच स्मॉलर देन m एट द टाइम इज टू जीरो, दे ऑल आर एट रेस्ट। ये बोल रहा है कि एट सब्सिक्वेंट टाइम्स बिफोर एनी कोलिजन टेक्स प्लेस, m विल रिमेन एट रेस्ट, m विल मूव टुवर्ड्स m विल मूव टुवर्ड्स 2m, m विल हैव ऑसिलेटरी मोशन। तो ओके, द पार्टिकल m, फिर बोल रहा है कि जब इसमें मोशन होगा, ये छोटे मास वाले में, इसका मास बहुत ही कम है, तो क्या होगा, पहले ही जो है इधर पे जाएगा, फिर इससे टकराएगा। तो ड्यू टू इट्स कोलिजन, है ना, 2m के कारण, सॉरी हाँ 2m के जो है फोर्स के कारण, क्योंकि इसका m 2m मास है और इसका m मास है, तो जो फोर्स इसके ऊपर आएगा इस साइड में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो अपना फोर्स होता है उसमें क्या होता है, एक इसका मास होता है और एक इसका मास होता है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मास ज्यादा है, तो इसका जो फोर्स होगा ये भी ज्यादा होगा, और फोर्स किधर लगेगा, इधर, ठीक है। तो ये जो होएगा, ये एम वाला जो छोटा मास वाला पार्टिकल वो किधर मूव करेगा, इधर एम की तरफ। तो इसका आंसर आ जाएगा एम विल मूव टुवर्ड्स एम, ठीक है, जो हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने 8.8 भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अपने एमसीक्यू 1 फिनिश होते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू 2 पे। तो टोटल चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन है। ओके, सो वी हैव 38 क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने एमसीक्यू 1 फिनिश कर लिया, अब चलते हैं एमसीक्यू 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बोल रहा है कि सारे जो ऑप्शन है इनमें से पूछा है कि कौन से वाले करेक्ट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। तो ये तो पूरी पूरी सही बात है। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एच के ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। एच क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो बोल रहा है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि एमसीक्यू 2 में क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट आते हैं। तो अब बी वाला ऑप्शन पे चलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना सरफेस के ऊपर के लिए, पर सरफेस के अंदर के लिए क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/h। इट इज ऑल ऑल्सो, जैसे जैसे एच, सॉरी, ये जो है एच के प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है, एच कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो एच नहीं बोलेंगे उसको, मतलब डेप्थ कंसिडर कर लेता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो जैसे जैसे डेप्थ अपनी बढ़ती है, ओके, वैसे वैसे जो अपना ग्रेविटी वो डिक्रीज करता है। मतलब ऐसे हम लोग ऐसे अर्थ ड्रॉ करेंगे, ये रहा अपना अर्थ का सरफेस, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब ग्रेविटेशन डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो भी डिक्रीज ही होगा, ओके। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की बात की, यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात की, यहाँ पे लैटिट्यूड की बात है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्यों? क्योंकि अ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन मास, अपने को ये पता है, क्योंकि फोर्स में जो है एक एम वाला फैक्टर आता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अपने को पता है ना, फोर्स जो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो जब अपना फोर्स डिपेंड कर रहा है तो मास भी डिपेंड करेगा, तो ये डी वाला भी इनकरेक्ट हो जाता है। इसका आंसर आएगा ए एंड बी। तो चलते हैं 8.10 पे। इफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकम्स एन इनवर्स क्यूबिक लॉ। तो ये बोल रहा है कि जो अपना लॉ है, क्या होता है अपना लॉ, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको वन बाय आर स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये अर्थ है वन बाय आर क्यूब हो गया, ऐसे चेंज हो गया। तो क्या क्या मतलब डिफरेंस आएगा? तो प्लैनेट विल नॉट हैव एन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, सो अपन लोग इसके लिए क्या कंसिडर करते हैं, जो अपना टाइम पीरियड है इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन वी। ये टाइम पीरियड होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। ये फॉर्मूले आप सबको पता होने चाहिए, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ जी एम। तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि जो अपना टी है, टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर ऑफ 4। ओके, तो ये जो है, ये रिजल्ट आ रहा है। और इलेप्टिकल के लिए क्या होता है अपना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आपने वो ये तो कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, तो इसका जो पाथ होगा इलेप्टिकल तो नहीं होगा। ओके, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर आल्सो नॉट पॉसिबल। तो अपने को हम लोग ने निकाला कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू द पावर ऑफ 4। तो इस सर्कुलर के लिए ये भी जो रिलेशन है ये भी फॉलो नहीं करा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी करेक्ट है, कि उसका जो है सर्कुलर ऑर्बिट ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ स्टोन थ्रोन बाय हैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक। हाँ मतलब अर्थ ग्रेविटेशन लॉ जो चेंज होता है तो उससे ग्रेविटी तो चेंज होगी, पर ग्रेविटी के चेंज होने से मतलब उसका पाथ थोड़ी चेंज होगा, वो तो ये पैराबोलिक पाथ ही होगा, क्योंकि ओके, तो उसका जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा, जस्ट अपना जो जी है वो समथिंग जी डैश हो जाएगा। तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज, बट इसका जो ऐसे पैराबोलिक पाथ है वो चेंज नहीं होगा। तो ए बी सी अपना करेक्ट हो गया। अब डी पे चलते हैं। देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, जैसे कि हम लोग ने अभी अभी बोला था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होगी, ना कि जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये अपना डी वाला ऑप्शन में इनकरेक्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। अब चलते हैं 8.11। ओके, तो इफ द मास ऑफ द सन वर 10 times smaller and gravitational constant g were 10 times larger in magnitude। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो अपना क्या है, मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर। तो अपना जो सन है वो छोटा हो जाएगा, अर्थ जो हो जाएगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी 10 टाइम्स कर दिया मैग्नीट्यूड में। तो हम लोग पहले जो नया वाला जी डेस है वो क्या हो जाएगा, 10 ऑफ जी। ओके, तो अब इसका जो है वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी डैश, अपना क्या हो जाएगा, नया वाला जी डैश, जी डैश मास ऑफ अर्थ, नया मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, तो जी डैश क्या है अपना 10 टाइम्स ऑफ जी, और मास ऑफ अर्थ क्या है, बहुत ही ज्यादा, तो अभी इसको तो यही पे रखते हैं अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ वेट ऑफ पर्सन, जो अपना जी क्या हो गया, 10 ऑफ जी हो गया, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बिकेम मोर डिफिकल्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्यों?
क्योंकि जो अपनी ग्रेविटी वो 10 टाइम्स हो गई, तो चलने में अपने को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसका जो नीचे होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो उसको चलने में बहुत ही ज्यादा ताकत लगेगी। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, तो ये तो गलत स्टेट हो गया, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि जी जो है अपना 10 जी हो गया है। अब रेन ड्रॉप विल फॉल मच फास्टर, ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्रेविटी अपने 10 टाइम्स हो गई। एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर, हाँ, तो ये जो कंडीशन है ये करेक्ट है एयरप्लेन वाली। क्यों? क्योंकि उसका जो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो बढ़ गया है, तो उसको उड़ने के लिए भी ज्यादा स्पीड चाहिए रहेगी, तभी जाके वो उड़ पाएगा ठीक से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी एंड डी। अब चलते 8.12 पे। इफ द सन एंड द प्लैनेट्स कैरिड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अपोजिट चार्जेस। ओके, तो ओके ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना सन है और ये अपना अर्थ है, तो बोल रहा है इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, पर साथ में इसमें अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब मान लेते सन में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव, और अर्थ में डाल देते हैं नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये बोला कि ये जो है क्या क्या इनमें से होगा। तो ये पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से क्या क्या इफेक्ट होगा। तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो तो लगेगा, साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ड्यू टू चार्जेस, ठीक है। तो इनके बीच में जो चार्जेस के कारण जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अपने को तो पता ही है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो सीधे सीधे अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। पर अपने को ये पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 1/r² फॉलो करता है, और जो ग्रेविटेशन वाला होता है वो भी 1/r² फॉलो करता है। तो इसमें जो रूल्स जो होता है अपने केपलर लॉ हो गए, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लॉ होता है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो यही पहला ऑप्शन बोल रहा है, ऑल थ्री ऑफ द केपलर लॉ वुड बी स्टिल वैलिड। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों जो है R², 1/r² को फॉलो कर रहे हैं। ओनली द थर्ड लॉ विल बी वैलिड, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अभी हम लोग ने बात की कि ऑल द लॉ विल बी वैलिड। द सेकंड लॉ विल नॉट बी चेंज, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट लॉ विल स्टिल बी वैलिड। ओके, तो ए सी और डी है इसका आंसर। अब चलते 8.13 पे। There have been suggestions that the value of gravitational constant g becomes much smaller when considered over very large time period in billions of years in the future if that happens for our earth। तो ये बोला है कि जो अपना जी है, जो अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकम्स स्मॉलर व्हेन कंसीडर, अरे जो जी की जो वैल्यू वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, अर्थात हम बहुत ही लंबा टाइम पीरियड माने तो ये बोल रहा है कि क्या क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख के, जो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम 1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो m1 की क्या है, मास ऑफ सन, और m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ। ओके ओके, तो ये बोले जैसे जैसे जी डिक्रीज करेगा तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, जो अपना अर्थ को ऑर्बिट क्या होएगा, हल्का सा क्या होएगा, बड़ा होगा। ओके, जो अर्थ को ऑर्बिट होएगा वो जो पहले वाले ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है। बस यही होगा जब जी डिक्रीज करेगा। तो चलते हैं अब ऑप्शंस पे। नथिंग विल चेंज, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बी वाले पे चलते हैं। वी विल बिकम हॉटर आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो सन से दूर जा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। विल बी गोइंग अराउंड बट नॉट स्ट्रिक्टली इन अ क्लोज ऑर्बिट, तो ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम विल लीव द सोलर सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जी जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो धीरे धीरे अर्थ का ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, बड़ा ऑर्बिट होते जाएगा। एक टाइम आएगा जब हम सोलर सिस्टम से चले ही जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 8.14 पे। तो 14 वाला, सपोज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस F1 and F2 between two masses m1 and m2 at positions r1 and r2 read this। ये कोई फॉर्मूला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन टू मासेस का ये कोई फॉर्मूला है। तो ये बोल रहा है कि जो अपने ऑप्शंस गिवन है इनके ऊपर कमेंट करो। तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर क्यूब, ये है R1 टू R1 टू जी एम नॉट स्क्वायर, फिर से यहाँ पे आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर का पावर n, और ऊपर में आ जाएगा M1 M2 की पावर n। ओके, वेयर एम नॉट इज अ कांस्टेंट डायमेंशन ऑफ मासेस। एम नॉट जो है कोई कांस्टेंट है, और R1 R2 क्या है, R1 - R2, एंड n इज अ नंबर इन सच अ केसेस। तो कोई फॉर्मूला गिवन है, इसके ऊपर कमेंट करना है और ऑप्शन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये जो अपना फॉर्मूला है हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एम नॉट और ये वाला एम नॉट, तो हम लोग इसको कैसे रिराइट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू जी, तो जैसा वैसा रहेगा एम नॉट टू 1 - n, ठीक है। और अपना एम जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी, n अपॉन में R² 1 to M1 M2 की पावर n। ओके, तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने लिखा है, तो यहाँ पे M1 M2 क्या है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और R1 R2 क्या है, ये वाला रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिखा है, जो अपना ग्रेविटेशनल वाला जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो वाला। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि अच्छा हम इसको एक कांस्टेंट कंसीडर करें तो छोटा कर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, के कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो जब ये यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो आएगा एफ इज इक्वल टू के एम पावर ऑफ एन। ठीक है, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ द टर्म, मतलब ये पूरा टर्म के है। सो अपने को ये पता है कि एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। यहाँ से आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू के एम पावर ऑफ एन, तो यहाँ से आ जाएगा जी इज इक्वल टू के एम n - 1। ओके, तो अपना क्या कंक्लूजन निकला कि जो ग्रेविटी है वो एम के साथ वेरी करी, पर अपने यहाँ क्या होता है, जो अपना रियल केस है उसमें जो है जी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 या फिर 9.8। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तब जो है अपना वो ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या अभी अभी हम लोग ये प्रूव किया कि वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 8.14 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द थ्री केपलर्स लॉ विल बी वैलिड। तो केपलर्स के जो है सारे लॉ जो है इनवैलिड नहीं होंगे, इसमें से कुछ कुछ काम करेंगे, जैसे कि जो अपना वो है फर्स्ट लॉ और जो सेकंड लॉ है वो तो अभी भी वैलिड होंगे, बस अपना जो थर्ड वाला लॉ है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है अपना बी वाला ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ओनली द थर्ड लॉ विल बी इनवैलिड, ओके, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फॉर एन नेगेटिव एन ऑब्जेक्ट लाइटर देन वाटर विल सिंक इन वाटर, तो ये पूरी पूरी सही बात है। अगर एन अर्थ नेगेटिव हो गया तो ये जो पूरा पूरा रिलेशन है उल्टा हो जाएगा, तो जो भी मतलब हल्के ऑब्जेक्ट्स है वो भारी ऑब्जेक्ट में डूबना चालू हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड डेंसिटी वाला। ओके, अब चलते हैं 8.15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके, 8.15, पोलर सैटेलाइट गोes अराउंड द अर्थ पोल इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड है। Okay. A polar satellite goes around the Earth's pole in north and south direction। तो आपने बोला पोलर सैटेलाइट क्या करती है, पोल्स के अराउंड रोटेट करती है, मतलब जैसे नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया, उसका रोटेशन ऐसे होता है। तो ये पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो जो जियो सैटेलाइट है वो जो है अपने वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मतलब ट्रेवल करती है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना होगा कि अपनी जो पोलर जो है वो नॉर्थ टू साउथ करती है, और जो जियो सैटेलाइट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ठीक है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, तो 16 क्वेश्चन क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये कोई सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। आर एट द सेम पॉइंट फॉर एनी साइज ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ मास जो है उसके एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ये, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर कमेंट करना है। आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट फॉर एनी साइज ऑफ द बॉडी। तो ये तो स्टेटमेंट जो अपना वो अ, गलत हो जाएगा। क्यों? जो अपना सेंटर ऑफ मास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर, मीन्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ऑफ ग्रेविटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट के ऊपर करता है कि उसका वेट कितना है। वेट मतलब इसकी हाइट भी कंसीडर करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर जी कितना अप्लाई हो रहा है। ओके, तो आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट फॉर एनी साइज ऑफ द बॉडी, तो ये अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट ओनली फॉर स्पेरिकल बॉडीज, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी हाइट भी मैटर करेगी। फिर ऑप्शन नंबर सी, कैन नेवर बी एट सेम पॉइंट, मतलब कुछ कुछ केसेस में मतलब सेम पॉइंट पे होगी, कुछ कुछ केसेस पे सेम पॉइंट पे नहीं होगी, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। इज क्लोज टू ईच अदर फॉर ऑब्जेक्ट से ऑफ साइज लेस देन 100 मीटर्स। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अपना सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ये थोड़े थोड़े दूर होंगे, मतलब 100 मीटर तो काफी एक बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो इससे ज्यादा वो लोग वेरी नहीं कर सकते। बोथ कैन चेंज इफ द ऑब्जेक्ट टेकन डीप इनसाइड द अर्थ, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ कैन चेंज। सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही चेंज होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिर्फ डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू 2 भी सॉल्व कर लिया, अब बारी है वेरी शॉर्ट आंसर्स की। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन एयर इन द एटमॉस्फेयर आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन व्हाई ऑल ऑफ देम डू नॉट फॉल इनटू द अर्थ जस्ट लाइक एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो ये होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं एयर में, एटमोसफियर में, वो तो सब ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो जो सारे वो अर्थ पे क्यों नहीं जाते हैं? ओके, तो जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स इन एयर, उनके पास जो मोशन होता है वो ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। जो उनका रैंडम जो उनका वो होता है मोशन, इज ड्यू टू टेम्परेचर, तो उनका जो मोशन होता है वो ऐसा रैंडम होता है, कभी इधर कभी इधर, ऐसे कुछ मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता। जबकि जो अपना एप्पल है वो सीधे सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बाकी कोई फोर्स अट्रैक्ट मतलब उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जो ये अपने मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई जरूर होता है, पर ड्यू टू टेम्परेचर ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ सेंट्रल फोर्स एंड नॉन सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया अपना सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जो बॉडी के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास पे लगे, ठीक है। और नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होगा? नॉन सेंट्रल फोर्स का क्या लेंगे हम लोग एग्जांपल, कि एक मैग्नेटिक सिस्टम ले लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक सिस्टम्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू पॉइंट, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हैं, ये सेंट्रल फोर्स में आ जाएगा। और नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब मैग्नेटिक सिस्टम ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो ये इसमें मतलब ऑब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं करता कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है।
अब चलते 8.19 पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.19, ड्रॉ एरियल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर मार्स। ओके, तो अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, एरियल वेलोसिटी वर्सेस टाइम है क्या, एरियल वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ओके, तो अपने को पता है ड्यू टू केपलर्स लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, जो मार्स जो है अपना जो है जिस स्पीड से मतलब चल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो उसकी एरियल वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ करेगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम में मतलब एक इक्वल टाइम में एक इक्वल वेलोसिटी मतलब एरियल वेलोसिटी कवर करता है। एरियल वेलोसिटी मतलब कितने कितना एरिया कवर किया, तो वो जो क्या है टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा उसका ग्राफ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8.20, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अभी बोल रहे कि ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, तो इसकी एरियल वेलोसिटी क्या होगी। तो अपने को पता है कि ड्यू टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या बोलता है, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पहले हम डीए का फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब एरियल वेलोसिटी का विथ टाइम, चेंज इन एरियल वेलोसिटी विथ टाइम क्या होता है, L/2m। एल क्या होता है अपना, आर क्रॉस एम वी अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर क्रॉस वी, ठीक है। तो जो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन होगा वही अपना एरियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। आर क्या है, इस डायरेक्शन में, अपनी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे तो अपनी जो आएगी एरियल वेलोसिटी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, ठीक है, एरियल वेलोसिटी का। तो ये यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 20 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट masses affected when they are dipped in water, keeping the separation between them the same। तो बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses, ये कोई पॉइंट मास वन है, कोई पॉइंट मास टू है, अफेक्ट करेगा व्हेन दे आर डिप्ड इनटू द वाटर। पहले इनको बीच में जो फोर्स था और जो पानी में डालने के बाद जो फोर्स था वो कैसे वेरी करेगा वो अपने को बताना है। ओके, तो अपने को पता है फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जी तो कांस्टेंट रहेगा, एम भी कांस्टेंट रहेगा, और उनके बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पे वो लिखा है कि सेपरेशन भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, तो अपना आर भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वो अपने मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सब चीज जो है कांस्टेंट है। जब इसमें चेंज होगा या फिर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा तभी जाके इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। ओके, तो ये अपना 21 वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 22 पर। इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एनर्शिया बट नो वेट। ओके, तो अपने को पता है कि जो अपना क्या हो रहा है, ये अफेक्टेड व्हेन, सॉरी, ओके, इज इट पॉसिबल टू हैव बॉडी टू हैव इनर्शिया बट नो वेट। ओके, तो इनर्शिया और वेट की बात कर रहे हैं, या एंड नो वेट। नो वेट क्या होता है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, वेट होता है mg। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, अपने को ये पता है। तो अपना जो है वेट जब जी जीरो है तब तो वेट जीरो हो जाएगा, पर स्टिल इट कैन हैव मास, तो इनर्शिया मास के ऊपर अप्लाई होता है, और वेट क्या होता है एम और जी के ऊपर। तो सीधे सीधे अपने को पता चला है कि ये वेट कैन भी जीरो और एनर्जी तब भी इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो 8.21 का आंसर हम लोग ने दे दिया है। तो अब चलते 23 वाले ऑप्शन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 22 का एक एग्जाम्पल भी है, जैसे अपना अर्थ है, इसके अराउंड जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, इसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है और ये अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, बट स्टिल जो इसको मोशन जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफरेंट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका जो मोशन है ड्यू टू इनर्शिया
उसके मोशन अफेक्ट करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो वेट तो उसका स्टिल जीरो है, तो इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मास, यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो है अपना सैटेलाइट, उसको जो है टाइट डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ओके, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। We can shield a charge from electric field by putting it inside a hollow conductor, ठीक है। Can we shield a body from gravitational influence by nearby matter by putting it inside a hollow sphere or some other means? Okay, तो अपने को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर उसमें 21 में, कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ये जो है मीडियम से अफेक्ट नहीं होता है। तो अब सीधे से जब मीडियम से अफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो जो है अपन लोग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है उसका बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, वी कांट चेंज द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एनीथिंग लाइक हॉलो स्फीयर और सम अदर मीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन डिटेक्ट ग्रेविटी, ठीक है। If the space station orbiting around the Earth has a large size, can we hope to detect gravity? तो ये बोल रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट है किसी स्मॉल स्पेसशिप में इधर उधर घूम रहा है, तो बोल रहा है मतलब अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो उसको ग्रेविटी फील नहीं होती है। तो बोल रहा है कि अर्थ हम कोई बड़ा सा स्पेस स्टेशन ले ले, जो कि बहुत ज्यादा उसका जो साइज है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करेगा, तो क्या हम उसमें ग्रेविटी डिटेक्ट कर सकते हैं? तो अपने को पता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज टू बी कांस्टेंट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप अराउंड स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड हैंस एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस। तो अपनी जो छोटी सी स्पेसशिप होती है, उसके अंदर अर्थ कोई एस्ट्रोनॉट है, तो उसमें क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अपना एस्ट्रोनॉट होता है उसको वेटलेस फील होता है। अच्छा, हम कोई बड़ा सा स्पेस स्टेशन ले लें, बहुत ही बड़ा था इसका, तो इसके अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगी। ओके, वेरी। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग को थोड़ी बहुत ग्रेविटी फील हो सकती है, वी कैन फील सम ग्रेविटी और सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अपना क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी हम लोग ने सॉल्व किया है। तो आज के लिए 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2 फिनिश कर लिया है, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट किया था, फिर ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे ये चैप्टर के काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय एंड हैव अ गुड डे।